तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस रीडिफाइंड में। आज हम आपको बताएंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। और यह वीडियो देखने के बाद आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा और हम प्रयास करेंगे कि एक एक जो मतलब महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और जिससे कि किसी भी एग्जाम में आप उसको सही से क्वेश्चन को हल कर पाए। तो आइए हम देखते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कर्नाटक का युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसमें 3 युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 200-300 वर्ष लगातार जो है ब्रिटेन का गुलाम रहा था और उसमें जो है वो सिर्फ अकेली कंपनी नहीं थी या अकेला नहीं था यूरोपीय शक्ति जो भारत पर राज्य करना चाहता था। उसमें एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण शक्ति एक और थी, फ्रांसीसी। ये दोनों ही शक्तियां भारत पर नियंत्रण का प्रभाव कर रही थी और इसमें जो है लास्टली अंत में अंग्रेजों का विजय होता है और अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों को भारत से बाहर कर देते हैं। तो ये किस प्रकार से हुआ पूरी अच्छी तरह से हम समझते हैं, जिसके कारण आपको जो है यह दिमाग में ये चीज को अच्छी तरह से ध्यान में आ जाए और आप का नॉलेज जो है बढ़े इस फील्ड में। तो आइए हम देखते हैं क्या हुआ था कि जैसा कि आपको पता था 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की गई थी और उसे भारत में व्यापार करने के लिए एक अधिकार प्रदान कर दिया गया था। सिमिलरली जो है फ्रांसीसी जो है काफी लेट से भारत में आए। तो जब फ्रांसीसी भारत में आए तो पहले से ही यहाँ पर अंग्रेज, डच, पुर्तगाल और जो है कई अन्य जो है देश जो है यहाँ पर ये कर रहे थे। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये जितने कंपनियां सबको ईस्ट इंडिया कंपनी कह दिया जाता है, ऐसे नाम सबका अलग अलग था, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा आपको एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे ही हम लोग नाम पुकारते हैं। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी और उसके बाद ही भारत के साथ व्यापार उन लोगों ने शुरू किया था। तो शुरू में ये जो फ्रांसीसियों की जो बस्ती थी वो सबसे मुख्य बस्ती थी पांडिचेरी में। पांडिचेरी बाद तक भारत के आजादी के बाद तक जो है फ्रांसीसियों का क्षेत्र रहा। बाद में वो यहाँ से चले गए। गोवा और पांडिचेरी ये दो ऐसे क्षेत्र थे जो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में और पांडिचेरी फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। तो पांडिचेरी अंग्रेजों फ्रांसीसियों की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती थी और दक्षिण में मद्रास जो है, फोर्ट सेंट जॉर्ज वहां पर बनाया गया था। तो मद्रास जो है अंग्रेजों की महत्वपूर्ण बस्ती थी और ये दोनों ज्यादा दूरी में नहीं थे, पास पास में ही थे और ये सब आते थे कर्नाटक राज्य के अंतर्गत। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कर्नाटक राज्य क्या है। इसी के अंदर में ये पांडिचेरी भी आते थे और फोर्ट सेंट जॉर्ज भी आते थे। फोर्ट सेंट डेविड भी जो अंग्रेजों का एक बस्ती था पांडिचेरी के पास, वही उसी में आता था। तो इसी के कारण कर्नाटक जो वो क्षेत्र था जहां पर सबसे पहले ये राजनीतिक रूप से ये शक्तियां महत्वपूर्ण हो गई थी और उस समय ये दोनों शक्ति में आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। तो इसी युद्ध को कर्नाटक युद्ध कहते हैं। कर्नाटक एक रीजन का नाम है। तब जानिए कर्नाटक है क्या आखिर में। ये क्या आधुनिक कर्नाटक है? नहीं, आधुनिक कर्नाटक ही नहीं है। उस समय जो कर्नाटक बोला जाता था ना वो जो है, जैसे ये अगर इंडिया का प्रायद्वीपीय मानचित्र अगर आप इस पर देखिए, इंडिया का प्रायद्वीपीय मानचित्र है, इसमें यहां पर जो है, यहां मद्रास से लेकर और इधर जो है ना ऐसे करके, मतलब पूर्वी तटीय मैदानी इलाके जिसको बोलते हैं भूगोल के भाषा में, उसी के क्षेत्र जो ये पतली सी पट्टी थी समुद्र किनारे, उसी को कर्नाटक बोला जाता था। कर्नाटक सी से शुरू होता था वो, और ये वार भी जो कर्नाटक वार है वो सी से ही शुरू होता है, CARDANIC, कर्नाटक, ठीक है, NATIC, कर्नाटक वार। कर्नाटक वार जो है, तो ये जो क्षेत्र है इसी में इधर मद्रास था, इसी में पांडिचेरी है, सब इसी क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये कर्नाटक जो इलाका था कोरोमंडल तट पर, इस इलाके को, ये पूरे जो समुद्र तट है इसको कोरोमंडल तट बोला जाता है, ठीक है। पूर्वी तटीय प्रदेश को कोरोमंडल तट बोला जाता है। ये क्वेश्चन सभी मैं एक एक चीज जो बताऊंगा प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। यूपीएससी, बीपीएससी, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, जितने भी पीसीएस एग्जाम है या एसएससी, रेलवे, कुछ भी एग्जाम हो, सिपाही का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है। तो मैं आपको भौगोलिक नाम भी बता दे रहा हूं, यह भी पूछा जाता है। तो कोरोमंडल तट में यह इलाका था। ये इलाका वास्तव में जो है मुगलों के कब्जे में पहले से था, ठीक है। और बाद में जब आसफ जहां निजामुल मुल्क जिनको बोला जाता है, उन्होंने जब दक्षिण भारत में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, तो मतलब वो जो सूबेदार दक्कन के होते थे हैदराबाद वाले, वही इसको देखते थे, मतलब एक्चुअल में वो उसके कब्जा में था। लेकिन बाद में जो थे कर्नाटक में जो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, तो आपको पता होगा कि पूरे भारत में राजनीतिक समीकरण चेंज होना शुरू हो गए और इसी क्रम में जो है अलग अलग राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता का घोषणा कर दिया। तो ये जो कर्नाटक इलाका था, यहाँ पर 1710 ईस्वी में सादुल्ला खान को वहां का गवर्नर या जो बोलिए उप सूबेदार बनाया गया।
उसकी मृत्यु होने के बाद 1732 ईस्वी में, तो हम लोग पहले कर्नाटक समझ लेते हैं क्योंकि युद्ध यहीं हुआ था, तो पहले हमने कर्नाटक के बारे में आपको बता रहे हैं। तो कर्नाटक आपको हम बता दिए, कर्नाटक में 1710 ईस्वी में सादुल्ला खां जो है बना। उससे पहले जुल्फिकार खां था औरंगजेब के समय में, ठीक है। जुल्फिकार खां था, दौलत खां था, ये सब अंग्रेज के समय में था। लेकिन अभी हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब जो है यहां से हम लोग इसको देखेंगे। तो 1710 में सादुल्ला खां वहां का जो है गवर्नर बनता है और उसकी मृत्यु हो जाती है 1732 में। इस समय तक वो संभव इंडिपेंडेंट हो गया था। ऐसे वो नाम के लिए कभी मुगलों को, कभी निजाम को मतलब दे दिया कुछ कर वर, या फिर मराठों को भी कई बार, लेकिन ऐसे जो है ये सब इलाका जो है स्वतंत्र था, ठीक है। मराठे भी कई बार आक्रमण करके चौथ वसूलते थे, ठीक है। तो इनकी सादुल्ला खां की मृत्यु के बाद उनका जो भतीजा था दोस्त अली, उसने अपने आप को नया जो है राजा घोषित कर दिया, ठीक है। और उसने अपना राजा राज्य जो घोषित किया, उसके दक्षिण में ये जो इलाका है ना, इसके दक्षिण में यहां तक ये है ना, तो इसके दक्षिण में ये 3 राज्य था। इस इलाके में ये जो इलाका है ये, इसमें 3 राज्य था। तो ये इलाका में तिरुचिरापल्ली था, मदुरई था और तंजौर था, ठीक है। अभी भी है वो सब जगह, तमिलनाडु में अब पड़ता है मेनली ये सब, ठीक है। तो मद्रास से दक्षिण का जो इलाका सब था, वो जो इलाके थे ये मराठों के कंट्रोल में थे एक्चुअली, मतलब मराठे सरदार वगैरह वहां पर शासन मेनली देख रहे थे। तो सबसे पहले इसने क्या किया, ये सादुल्ला खां ने, सॉरी दोस्त अली ने अपना बेटा जो था उसको जो है भेज दिया वहां, आक्रमण कर दिया तिरुचिरापल्ली पर। सफदर अली उसका बेटा का नाम था, ठीक है। और चंदा साहिब था दमाद। दोस्त अली का बेटा था सफदर अली और चंदा साहिब। चलिए नाम आपको इस कर्नाटक युद्ध में कई बार सुनने को मिलेगा, ठीक है, तो याद कर लेना। तो सफदर अली को भेज दिया तिरुचिरापल्ली पर कब्जा करने के लिए। तिरुचिरापल्ली पर उस समय राज्य कर रहे थे मराठा एक सरदार था, उसकी विधवा जो है वहां शासन कर रही थी, ठीक है। तो उसे जीत लिया सफदर अली ने और चंदा साहिब ने मिलकर तिरुचिरापल्ली को, और चंदा साहिब वहीं से अपना वो शासन वासन देखने लगा वहां का, ठीक है, तिरुचिरापल्ली का। तो तिरुचिरापल्ली में चंदा साहिब को यहाँ पर इसको वहां पर वो कर लिया, इसको मिला लिया गया एक्चुअली कर्नाटक राज्य में, और चंदा साहिब वहां का एक प्रकार का लोकल राज्य देखने लगे। इसके बाद इसने क्या किया, मदुरई को भी जीत लिया, ठीक है। मदुरई जीत लिया। मदुरई जीतने के बाद इसने तंजौर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन तंजौर को जीत नहीं पाया। तंजौर का घेरा वोरा डाला लेकिन जीत नहीं पाया, ठीक है। अब तंजौर, ये चूंकि मैंने बताया मराठा प्रोटेक्टेड एरिया था, तो मराठा प्रोटेक्टेड एरिया था, तो जैसे जैसे ये सब जीता, बस उसके बाद पेशवा को खबर गया। पेशवा जानते हैं उस समय बाजीराव कितना शक्तिशाली पेशवा था, 1720 से 40 तक वो थे, ठीक है। और उसके बाद के भी जो बालाजी बाजीराव थे वो भी काफी शक्तिशाली पेशवा थे। पेशवाओं के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो और उसमें हम और आगे नया वीडियो और बनाने वाले हैं आगे के बारे में, ठीक है। तो वो भी देख लीजिएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो तंजौर पर जो है आक्रमण जब किया, तो ये तिरुचिरापल्ली मदुरई तो जीत ही लिया था, तंजौर पर आक्रमण किया तो मराठे जाग गए। पेशवा ने आक्रमण कर दिया। पेशवा ने अपना राघोजी भोसले जो सेनापति थे उनको भेजा वहां पर। राघोजी भोसले और ये सब मिलकर के वहां वो दोस्त अली को मार दिया। दोस्त अली जो नवाब था, ये दोस्त अली मारा गया, और उसका बेटा जो सफदर अली था वो भाग गया कहां, अरकाट। दोस्त अली ने नवाब बनने के बाद अरकाट में जो है अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। तो क्योंकि वो नया ही राज्य था, तो घोषित किया अपना राजधानी अरकाट में, क्योंकि वो तो एक्चुअल में निजाम के कंट्रोल में था पहले से। तो अरकाट भाग गया, ये सफदर अली अरकाट भाग गया और वहीं से अपना शासन चलाने लगा। लेकिन ये लोग क्या किया कि मराठों ने जो है तिरुचिरापल्ली को जीत लिया और फिर से अपना जो वहां सरदार था उसको बना दिया। इसके बाद जो है ये 1742 में क्या हुआ कि अभी निजामुल मुल्क जो थे, निजामुल मुल्क हैदराबाद के जो निजाम थे अशरफ जाह, उन्होंने जो है कहा कि भाई कर्नाटक तो हमारा इलाका था, भी उसका भी स्टेक था उसमें, जैसे तिरुचिरापल्ली, तंजौर, मदुरई ये सब मराठों का इलाका था, उसी प्रकार से ये कर्नाटक का क्षेत्र जो था वो निजाम का इलाका था, क्योंकि मुगल का था, तो मुगल के बाद निजाम उत्तराधिकारी हुआ तो निजाम का था। दक्कन का निजाम सभी इलाके पर अपना कंट्रोल चाहता था। तो निजामुल मुल्क ने हमला कर दिया अरकाट पर, और सफदर अली जो था उसको मार दिया, और उसने अपना एक रिलेटिव को जिनका नाम अनवर अली था उसको अनवरुद्दीन के नाम से नवाब बना दिया। तो अब अनवरुद्दीन बच गया, इधर चंदा साहिब बच गया, ठीक है। तो अनवरुद्दीन और चंदा साहिब का नाम याद रखना है, क्योंकि कर्नाटक का प्रथम युद्ध शुरू होगा, ठीक है। अब कर्नाटक प्रथम युद्ध जो है, ये सब तो हमने कर्नाटक के बारे में बताया, लेकिन युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का कारण क्या था? सबसे पहला तो कारण था दोनों व्यापारिक कंपनी था, दोनों में व्यापारिक प्रतिद्वंदिता था। वो चाहता था कि हम ही खाली एकाधिकार प्राप्त रहे, क्योंकि कंपनियां एकाधिकार प्राप्त थी, अंग्रेजी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी भी एकाधिकार प्राप्त थी।
तो ऐसे में कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकता था। तो ये लोग चाहते थे कि आपसों में हम एकदम एक अधिकार हो जाए और हम ही खाली करें। इसके लिए दोनों नेचुरल जो है ये था, एनिमी था एक दूसरे का। और दूसरा सबसे मेन कारण जो था वो ये था कि ये दोनों कंपनियां था यूरोपीय, और यूरोप में जब भी युद्ध लड़ता था तो वो जहां जहां रहते थे अंग्रेजी और फ्रांसीसी वहां भी युद्ध लड़ने लगते थे। सबसे मेन कारण यही था। तो क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का प्रश्न आया 1740 में। 1740 में ऑस्ट्रेलिया के जो राजा थे वो मर गए, और उनका जो उत्तराधिकार का प्रश्न में, उत्तराधिकारी नहीं रहता है तो जाहिर है उत्तराधिकार का प्रश्न उठ जाता है। एक पक्ष का अंग्रेजों ने समर्थन किया, इंग्लैंड ने, और दूसरे का किया फ्रांस ने। तो वहां लड़ाई शुरू हो गया इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। और यह खबर 1744 ईस्वी में आ गया इंडिया। तो इंडिया में 1740 में आया तो यहां भी युद्ध का संभावना बनने लगा। उस समय फ्रांस का गवर्नर था पांडिचेरी में, फ्रांसीसी गवर्नर इंडिया में था डुप्ले। डुप्ले जो है एक बहुत ही कूटनीतिक और दूरदर्शी व्यक्ति था। डुप्ले सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से समझ जाता था कि इंडिया में क्या सिचुएशन है और हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है। तो डुप्ले ही सबसे प्रथम व्यक्ति था जो यूरोपियन जिसने यह जो है देखा कि भारतीय सेना काफी कमजोर है, और अगर यूरोपीय शक्ति चाहे तो यहां पर राजनीतिक सत्ता भी ली जा सकती है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता सबसे पहले प्राप्त करने का प्रयत्न किसने किया था? तो डुप्ले ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है कि प्रथम यूरोपियन जो भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने का प्रयत्न किया था और या यह समझ गया था कि भारत में अंग्रेजी सत्ता प्राप्त की जा सकती है, मतलब विदेशी सत्ता, यूरोपियन सत्ता, वह था डुप्ले। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था इंडिया में। तो डुप्ले ने सिचुएशन देखा तो देखा कि भाई यूरोप में युद्ध शुरू हो गया तो इंडिया में भी शुरू हो जाएगा। और डुप्ले नहीं चाहता था युद्ध करना तत्काल, क्योंकि उसका सेना जो है अंग्रेजी सेना से कमजोर था। क्योंकि अंग्रेजी सेना में जो है एक बेड़ा जो है इंग्लैंड से भेज दिया गया था बहुत बड़ा। तो ये बात इसको पता था। तो इसने क्या किया कि टाइम लेने का प्रयास किया। उसने सबसे पहले क्या किया कि अंग्रेजों को पास एक समझौता ज्ञापन भिजवाया कि ऐसे ऐसे जो है हम लोग नहीं युद्ध लड़ेंगे, और हम लोग एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम लोग अपना जहां जैसे है वैसे ही रहेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी। अंग्रेज देखा कि हमारा तो स्थिति बड़ा मजबूत है, तो वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, और वो बोला कि नहीं, हम तो अपना जैसे है वैसे रहेंगे, हम अपना युद्ध करना होगा तो हम करेंगे। तो इसने क्या किया कि कर्नाटक के नवाब, डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन के पास गया, और अनबरुद्दीन से एक प्रकार का समझौता किया कि वो जो है अंग्रेजों से मद्रास को जीत लेगा और फोर्ट सेंट जॉर्ज को कर देगा नवाब के हवाले। तो कर्नाटक के नवाब से ये लेकर, और इसी बीच में उसको सहायता मिल गया। सहायता मिल गया कहां से? तो मॉरिशस में लाबुरदाने करके एक फ्रांसीसी गवर्नर था। मॉरिशस हिंद महासागर में द्वीप है जहां कोई इंडियन बहुत रहते हैं आज के डेट में, भारतीय मूल के लोग। तो मॉरिशस से सहायता इसने मांगा और वहां से सहायता आ भी गया। तो मॉरिशस के सहायता से इसने क्या किया कि मद्रास को जीत लिया, मतलब लाबुरदाने सेना लेकर आ गया और उसकी सहायता से मद्रास को 1746 ईस्वी में जीत लिया गया। ऐसे बाद में लाबुरदाने ने क्या किया कि 3.5 लाख पाउंड घूस लेकर वापस कर दिया जो है अंग्रेजों को जो है मद्रास। लेकिन डुप्ले ने दोबारा जो है उसको जीत लिया। ठीक है, तो डुप्ले जीत लिया इसको, मद्रास को। अब अनबरुद्दीन से जो इसका ये था उसमें था कि वो उसको वापस कर देगा, मतलब मद्रास उसको दे देगा नवाब को। लेकिन डुप्ले ने क्या किया कि नवाब को नहीं दिया मद्रास, और बोला कि हम ही रखेंगे। नवाब नाराज हो गया। तो नवाब ने क्या किया, और ऊपर से अंग्रेज भी उसको पिन कर रहा था, तो नवाब ने जो है आक्रमण कर दिया इस पर। और पांडिचेरी और मद्रास के बीच में एक जगह है अडियार, जिसको सेंट थॉम भी कहा जाता है। वहां पर एक युद्ध लड़ा गया जिसमें नवाब की एक बहुत बड़ी सेना को कुछ 100 सिपाही के सहायता से डुप्ले ने हरा दिया 1748 ईस्वी में। और ये जो 1748 का जो अडियार का युद्ध है, सेंट थॉम का युद्ध है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, इसको एकदम याद रखना है। ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें एक यूरोपियन शक्ति ने एक इंडियन सेना को, जो काफी बड़ी सेना थी, अपने से 10 गुना 15 गुना बड़ी सेना को हरा दिया था। तो इससे ये क्लियर हो गया कि यूरोपियन जो युद्ध नीति है, यूरोपियन जो शक्ति है, वो काफी बड़ा है। तो ये इस युद्ध का यही सिग्निफिकेंस है। तो ये हार गया नवाब, उसने मद्रास को वापस नहीं अपने ही पास रखा। बाद में क्या हुआ कि 1748 ईस्वी में वहां पर संधि हो गया यूरोप में, एक्स ला सेपल की संधि, फ्रांसीसी और अंग्रेज, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो इसी संधि से, एप्स ला सेपल की संधि से भारत में भी युद्ध खत्म हो गया। और यह संधि हुई थी 1748 में, हुआ कि भाई जो जिसका क्षेत्र था उस मद्रास को लौटा दो, अंग्रेजों को लौटा दिया गया। ठीक है,
लेकिन इससे क्या हुआ कि फ्रांसीसियों का बहुत वर्चस्व बढ़ गया इंडिया में उस समय, और डुप्ले जो है बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ माने जाने लगे। तो इसके बाद जो है शुरू होता है कर्नाटक का दूसरा युद्ध। जस्ट अभी 48 में ये खत्म हुआ, फिर 48 से ही शुरू हो गया दूसरा युद्ध। एक संधि हुआ नहीं एक्सला-सेपल की, एक्सला-सेपल की जस्ट संधि के बाद जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। अब इसका क्या कारण था? इसका कारण था, कई कारण था। एक तो जो है फ्रांस इंग्लैंड युद्ध लड़ते ही रहता था, तो वही मेन कारण था। ऐसे तत्कालिक इंडिया में जो कारण था वो ये था कि हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ही जगह उत्तराधिकार का प्रश्न शुरू हो गया। हैदराबाद के जो नवाब थे निजाम आसफ जाह, जिन्हें निजामुल मुल्क भी कहा जाता है, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने पर उनकी जगह पर दो दावेदार नवाब का आ गया। एक मुजफ्फर जंग जो उनका पोता था, और एक नासिर जंग जो भतीजा। ठीक है, तो ये दो लोगों के बीच जो है हो गया उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, अब इस दोनों युद्ध में एक को सपोर्ट किया किसने? हैदराबाद। एक को सपोर्ट मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया फ्रांसीसियों ने, और नासिरगंज को नवाब बनाना चाहते थे अंग्रेज। इसी प्रकार से कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहिब दोस्त अली के जो है रिलेटिव थे, दामाद थे, और अनवरुद्दीन को निजाम ने बनाया था। तो ये यहाँ भी युद्ध शुरू हो गया, यहाँ भी। ठीक है, दोनों ही जगह। अब एक को यहाँ भी चंदा साहिब पहले से फ्रांसीसी समर्थन में था, और अनवरुद्दीन को अंग्रेज, क्योंकि अनवरुद्दीन आप फ्रांसीसियों में लड़ाई चल रहा था, अभी हुआ था डियार से तुम का युद्ध। ठीक है, तो अनवरुद्दीन जो है अंग्रेजों के पाले में चला गया, चंदा साहिब फ्रांसीसियों के, इधर भी मुजफ्फरपुर। तो तीन ट्रिपल अलायंस बन गया। इस ट्रिपल अलायंस को एकदम याद रखना है, नहीं तो कर्नाटक युद्ध में इतने नाम है ना, सब कुछ भुला जाता है। तो ट्रिपल अलायंस, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी, ये एक ट्रिपल अलायंस हुआ। दूसरा ट्रिपल अलायंस अंग्रेज, नासिर जंग और अनवरुद्दीन, ये दोनों अलायंस लड़ने लगा आपस में। अब सबसे पहला युद्ध हुआ अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध 1749 बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा युद्ध 1748 से 54 तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था। अब इसमें क्या क्या घटनाएं हुई वो देखिए। 1749 में हुआ अंबर का युद्ध। इसमें चंदा साहिब ने अनवरुद्दीन को हरा दिया और कर्नाटक का नवाब बन गया। ठीक है, अब 1750 ईस्वी में हैदराबाद में भी क्या हुआ कि फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग को बनाना चाहते थे, वो बनने ही वाला था कि कुछ फ्रांसीसी जो अधिकारी था वो उसने जो है धोखाधड़ी कर दिया इनके साथ, मुजफ्फर जंग के साथ, और नासिर जंग से मिल गया। और नासिर जंग ने क्या किया कि मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया, और वो नवाब बनने ही वाला था कि इसी बीच में डुप्ले ने चाल चली। उसने क्या किया कि कुछ अंग्रेज अफसरों को घूस लेकर अपने तरफ और नासिर जंग के सहयोगियों को अपने तरफ मिला लिया और तख्ता पलट दिया, और नासिरगंज को मार दिया गया। और नासिर जंग को मार दिया गया तो मुजफ्फर जंग को बनाने वाला था ना जवाब, लेकिन मुजफ्फर जंग को नवाब घोषित कर दिया फ्रांसीसियों ने। मतलब दोनों ही जगह जीत गया फ्रांसीसी, लेकिन मुजफ्फर जंग बन नहीं पाया निजाम। जब वो निजाम बनने जा रहा था तो रास्ता में ही उसको भी मार दिया किसी ने। तो उसको मार दिया, तो फिर जो नासिर जंग का एक बेटा था उसको बना दिया गया नवाब, मतलब फ्रांसीसी ही बनाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव हो गया। तो ये दोनों ही सफलता हो गई। इसके बाद इसने क्या किया, मतलब अंग्रेजों ने अब किया, क्योंकि अब ये तो हारते जा रहा था ना, अंबर में हैदराबाद दोनों जगह हार गया। तो अंग्रेज ने सैंडर्स जो था, सैंडर्स नया गवर्नर बनकर आया मद्रास का, उसने क्या किया कि तिरुचिरापल्ली, मद्रास वापस मिल गया था ना ये एक्सला-सेपल के संधि से। तो सैंडर्स ने क्या किया कि उसने तिरुचिरापल्ली का घेरा डाला। तिरुचिरापल्ली में तो बताए थे हम, चंदा साहिब वहां पर थे, चंदा साहिब वहां जीत करके और तिरुचिरापल्ली में थे। ठीक है, तो तिरुचिरापल्ली में का घेरा डाला, क्योंकि फिर से चंदा साहिब जीत गया था ना, तो तिरुचिरापल्ली का घेरा डाला वहां पर। और तंजौर और मराठा, तंजौर का जो राज्य था मराठा ये वाला, वो भी जो है इनसे मिल गया। और इन लोगों ने क्या किया कि लास्ट में, वो बाद में हुआ एक्चुअली, तो तिरुचिरापल्ली में घेरा डाला रहा, बहुत दिनों तक वो घेरा चलता रहा। अब उससे पहले ही अरकाट में घेरा डाला क्लाइव ने। सैंडर्स को क्लाइव ने बोला कि तिरुचिरापल्ली से नहीं होगा। क्लाइव जो है, क्लाइव का नाम आप बंगाल में भी सुने हैं, रॉबर्ट क्लाइव, काफी इंटेलिजेंट आदमी था। क्लाइव ने जो है बोला इसको, सैंडर्स जो उसका गवर्नर साहब, तो तिरुचिरापल्ली का घेरा डालने से नहीं होगा, जो राजधानी है कर्नाटक का अरकाट, उसी को कहीं नहीं हम लोग पकड़ ले, जीत ले। इसने वही किया। इसने अरकाट का, इधर ही तिरुचिरापल्ली में चंदा साहिब युद्ध में बिजी था। इसी बीच में इसने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव मात्र 200 अंग्रेजी या 300 भारतीय, मतलब 500 का सैनिक लेकर और अरकाट को जीत लिया क्लाइव ने। और क्लाइव ने अरकाट को जीत लिया। उसके बाद क्लाइव बहुत फेमस हो गया, और इधर डुप्ले भी फेमस था।
लेकिन इसने क्लाइव ने क्या किया कि अर्काट को जीत लिया और फिर मतलब अंग्रेजों का जो है ना, मतलब फिर से जो है प्रभाव बढ़ने लगा। त्रिचनापल्ली में वहां से जीतने के बाद, अर्काट को जीतने के बाद क्लाइव जो है अपना सेना लेकर त्रिचनापल्ली आ गया और यहाँ पर तंजौर का राजा भी मिल गया। तंजौर का राजा ने चंदा साहिब को मार दिया और इस प्रकार से त्रिचनापल्ली भी उसके हाथ से निकल गया, फ्रांसीसियों के हाथ से। लेकिन जो है उसके बावजूद भी डुप्ले जो है अपना प्रभाव बनाने में कामयाब रहा और बुस्सी जो है उसका जो था वो बुस्सी एक सेनापति था जो हैदराबाद में जो है इसने उसको रखा हुआ था निजाम पर अपना कंट्रोल रखने के लिए, ठीक है। तो बुस्सी को जब वहां से नीचे बुलाया गया इसमें सहायता देने के लिए यहाँ त्रिचनापल्ली और अर्काट में, तो इसी बीच में वहां पर हैदराबाद में अंग्रेज अपना पकड़ बना लिया और हैदराबाद में क्योंकि बंगाल को जीतने के कारण जो है अंग्रेजों के पास सैन्य शक्ति अपरंपार हो गई थी बाद में। तो 1757 में बाद में उसने जब बंगाल को जीत लिया तो उसके बहुत अपरंपार शक्ति हो गया। तो अभी उससे पहले की बात है। लेकिन इसी बीच में फ्रांसीसियों ने क्या किया गलत कार्य, तो उसने जो है डुप्ले को वापस बुला लिया। अब डुप्ले को वापस अब देखिए 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया, फ्रांस ने डुप्ले को वापस बुला लिया और संधि हुई पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुई और इस संधि में मतलब फ्रांसीसियों ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया और इतने सारे जो क्षेत्र जीते हुए थे सब लौटा दिया अंग्रेजों को। अंग्रेज और फ्रांसीसी फिर अपने अपने पूर्ववर्ती जगह पर आ गए। हैदराबाद में बुस्सी बैठ गया, लेकिन इससे अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ। अंग्रेजों को जो है अपने से संगठित करने का टाइम मिल गया। तो जो पांडिचेरी का युद्ध था संधि, पांडिचेरी का संधि गोडेयू ने किया था 1755 में, जो कि 54 में डुप्ले वापस चले गए थे और गोडेयू बहुत दूरदर्शी राजा साबित हुआ, गवर्नर। इसी बीच में 1756 से 63 के बीच में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में और सिमिलरली इंडिया में भी शुरू हो गया। इंडिया में शुरू तो हो गया लेकिन इस समय परिस्थितियां बदल गई। 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया। बंगाल को जीत लेने के कारण प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी शक्ति काफी बढ़ गई, उसके पास धन भी बहुत ज्यादा आ गया और उस धन की सहायता से उसने साउथ में अंग्रेजों को फ्रांसीसियों को हराया। अब क्या किया कि उसी समय जब ये युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांसीसियों ने सोचा कि इस बार अंग्रेजों को भारत से निकाल देना है, तो उसने एक बहुत बड़ी सेना काउंट डी लाली के नेतृत्व में भेजा इंडिया और लाली आते ही सबसे पहले सेंट डेविड को पांडिचेरी के पास जीत लिया। सेंट डेविड को जीतने के बाद उसने मद्रास का घेरा डाला, लेकिन बंगाल के जीतने के कारण अंग्रेजों को अथाह धन का प्राप्ति हुआ था और बड़ी सेना क्लाइव ने भेज दिया। अब उसके कारण क्या हुआ कि मद्रास को तो नहीं जीत पाया, बहुत 1-2 साल तक घेरा लगे रह गया, लेकिन जीत नहीं पाया इस बार सेंट जॉर्ज को। और बांडीवास का युद्ध हुआ, मद्रास और पांडिचेरी के बीच में जगह है बांडीवास, और बांडीवास में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बुरी तरह से फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने हरा दिया और यह युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी कभी उठकर खड़े नहीं हो सके। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति पर पेरिस का संधि हुआ 1763 ईस्वी में और इस संधि के द्वारा चंद्रनगर, पांडिचेरी, माहे जो फ्रांसीसी बस्तियां थी इंडिया में उसको लौटा दिया गया अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को, लेकिन यह हिदायत दे दी गई कि फ्रांसीसी अब सेना का गठन नहीं करेंगे इंडिया में। तो यह क्लियर हो गया कि अब जो है भारत में सिर्फ एक ही शक्ति राज्य करेगी यूरोपियन, वो थी अंग्रेजी शक्ति। अब है कि अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण था कि व्यापार और अर्थनीति में अंग्रेज काफी आगे थे। उस पीरियड में 1700 से 1740 ईस्वी का जो पीरियड था प्रथम कर्नाटक युद्ध से पहले का, उस पीरियड में अंग्रेजी कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी से 3.5 गुना अधिक व्यापार किया था। व्यापार अधिक तो धन अधिक, तो जाहिर है कि अंग्रेजी कंपनी के पास धन ज्यादा था। अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जिसके कारण उसके कर्मचारी जो है काफी मन लगा करके काम करते थे, नहीं तो भाई काम नहीं कीजिएगा तो निकाल दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनी का तो यही भाई रूल है। जबकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, तो उन्हें सरकारी वाला स्थिति था, भाई काम नहीं करेंगे तो भी वेतन तो मिल जाएगा। तो वो स्थिति के कारण भी जो है फ्रांसीसी कंपनी कमजोर हो गई। सबसे महत्वपूर्ण कारण था डुप्ले को वापस बुलाना। डुप्ले ने फ्रांसीसियों को काफी जो है महत्वपूर्ण पायदान पर पहुंचा दिया था दक्षिण भारत में, लेकिन जो है ऐन मौका पर जब इतना अच्छा विजय प्राप्त हो चुका था, हैदराबाद, कर्नाटक सब जीत लिया गया था, तो वैसी स्थिति में जो है डुप्ले को वापस बुला लेना जो है बहुत ही जो है मतलब बहुत गलत फैसला साबित हुआ और अंग्रेजों को वापस मजबूत होने का मौका मिल गया। तो डुप्ले को उसके बाद है लाली। लाली जो है अदूरदर्शी व्यक्ति था, उसको जहां पर जैसे उसने अननेसेसरी जाकर मद्रास का घेरा डाल दिया बिना मतलब के। मद्रास का घेरा नहीं डालना था उसको, पहले उसको कर्नाटक और हैदराबाद में अपना मजबूत करना था अपने स्थिति, जैसे बंगाल में किया था अंग्रेजों ने, उस प्रकार से इसको हैदराबाद और कर्नाटक में करना था जिससे कि उसको सेना और धन की प्राप्ति होती और वो तब जाकर के अपना
मद्रास को जीतता या नहीं जीतता, लेकिन जो है उसने गलत निर्णय ले लिया। जबकि उस समय 57 में अंग्रेजों ने बंगाल विजय प्राप्त कर लिया, तो उसके पास अकूत धन था। बंगाल में जो विजय प्राप्त कर लिया वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेजी सफलता के, क्योंकि वहां से इसको बहुत धन मिला। और बंगाल उस समय तत्कालीन भारत में सबसे धनी प्रदेश होता था, ठीक है। तो डुप्ले ने जो पूंजी दक्षिण भारत में ढूंढा, वह पूंजी जो है क्लाइव ने ढूंढ लिया बंगाल में। तो इंडिया की चाबी बंगाल में थी, न कि मद्रास में। उसके बाद है अंग्रेजों की जो है नेवी जो थी, जल शक्ति, उस समय जल शक्ति ही महत्वपूर्ण होता था। पुर्तगालियों की भी सफलता का वही कारण था, और बाद में अंग्रेजी सफलता का भी। तो स्पेन को, अरमडा को जब हरा दिया अंग्रेजों ने, और उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने जल में अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कर दी, तो उसके बाद कोई उसके सामने नहीं था। तो जल पर शक्ति वही उस समय का विजेता था। तो अंग्रेजी जल शक्ति फ्रांसीसियों से श्रेष्ठ थी, ठीक है। उसके बाद विलियम पिट युद्ध मंत्री था इस समय। इस समय में विलियम पिट युद्ध मंत्री था, और वो कंपनी का एकदम भरपूर सहायता कर रहा। तो ये सब जो महत्वपूर्ण कारण थे, इसके कारण अंत में अंग्रेज जो है जीत गए, फ्रांसीसी हार गए। नहीं तो हो सकता है इतिहास कुछ अलग होता है इंडिया का। तो मित्रों, यह आज का जो है इतना ही है। आप जो है को पसंद आता है तो आप जरूर इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।